अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिक्वेस्टेड वीडियो जो है लेके आए हैं, आगे भी इसका एक पार्ट किया है, आज इसका दूसरा पार्ट जो है हमें कहा गया है कि इसको भी देखें। राम जी का कह लो कि जब सुखबीर जी जो है वानरों को बेचते हैं, तो उसी हवाले से एक और वीडियो है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक एंशिएंट टेक्स्ट दुनिया के सदर्न एज का वर्णन करता है और साफ चेतावनी देता है कि उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी ऑनगोइंग सीरीज में रामायण और सुग्रीव के एटलस को समझते हुए एक साफ पैटर्न सामने आने लगा है। जब रामायण को ध्यान से पढ़ा जाता है और बाद की सिंबलिज्म को हटाया जाता है तो ये मिथोलॉजी कम और ज्योग्राफी ज्यादा लगने लगती है। पिछले एपिसोड में हमने ईस्टवर्ड एक्सपीडिशन को फॉलो किया था। वहां हमने देखा कि उसका रूट आइस एज की कोस्ट लाइन्स, आइलैंड चेन्स, अलग अलग एनिमल स्पीसीज और यहाँ तक कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर बने एक बड़े मार्कर से भी काफी हद तक मैच करता है। आज हम साउथ की ओर बढ़ते हैं और इस दिशा में रामायण जो बताती है वो शायद सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है, क्योंकि साउथ को किसी नई जगह की तरह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं दिखाया गया, इसे एक सीमा के रूप में दिखाया गया है। साउथवर्ड एक्सपीडिशन रामायण की स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा है। रावण सीता जी को लेकर साउथ की ओर जाता है। जटायु उस उड़ान की दिशा को देख लेते हैं। रास्ते में माता सीता जी अपने गहने गिरा देती हैं, जिन्हें बाद में वानर सेना ढूंढ लेती है और वहीं उनकी मौजूदगी का सबूत बनता है। हर संकेत साउथ की ओर ही इशारा करता है। इसलिए सुग्रीव अपने सबसे भरोसेमंद और सक्षम लीडर्स को इसी दिशा में भेजते हैं, अंगद, जाम्बवान और हनुमान जी। ये साउथ वाला रास्ता कोई साइड स्टोरी नहीं है, यही पूरी खोज और नतीजे का मेन सेंटर है। सुग्रीव अपनी बात बहुत साफ और सटीक तरीके से शुरू करते हैं। वे दूर या कल्पनात्मक जगहों से शुरुआत नहीं करते, वे सेंट्रल इंडिया से शुरू करते हैं और धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में नदियों के नाम एक एक करके बताते हैं। पहले नर्मदा रिवर, फिर गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर और फिर कावेरी रिवर। ये कोई पोएट्रिक ऑर्डर नहीं है, ये सीधी ज्योग्राफी है। ये नदियां मिलकर नॉर्थ से साउथ तक एक नेचुरल रास्ता बनाती हैं। सुग्रीव उसी रास्ते को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे जैसे रूट जमीन के आखिरी सिरे के पास पहुंचता है, रास्ता और साफ और सीधा होता जाता है। आगे सुग्रीव साउथ के इलाके की जमीन पर खास ध्यान देते हैं। वे मलय पर्वत और महेंद्र पर्वत का नाम लेते हैं। आज हम इन्हें वेस्टर्न घाट्स के सदर्न हिस्से और अगस्त्य मलाई रेंज के रूप में पहचानते हैं। ये कोई कहानी के काल्पनिक पहाड़ नहीं हैं, ये असली और साफ दिखाई देने वाले जियोग्राफिक फीचर्स हैं जो मैदानों से साउथ के आखिरी किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद सुग्रीव एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल बताते हैं जो पूरे रामायण में सबसे खास मानी जाती है। वे सदर्न ग्रुप से कहते हैं कि जब वे सबसे सदर्न टिप महेंद्रा माउंटेन पर खड़े होंगे तो उन्हें क्षितिज के पास कनोपस चमकता हुआ दिखाई देगा, जैसे सूरज चमकता है। इस तारे को अगास्टिया कहा गया है। आज कनोपस इंडिया के ज्यादातर हिस्सों से दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पृथ्वी की धुरी के धीरे धीरे बदलने की वजह से लगभग 14,000 साल पहले ये तारा सिर्फ इंडिया के बिल्कुल दक्षिणी किनारे से ही दिखता था। उससे थोड़ा भी नॉर्थ जाने पर ये क्षितिज के ऊपर नहीं उठता था। सिर्फ यही एक ऑब्जर्वेशन इस पूरे वर्णन को एक खास लैटिट्यूड और एक खास समय से जोड़ देता है। इसके बाद सुग्रीव जी एक सीधी सी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अगस्त्या ऐसा दिखता है जैसे उसका एक पैर पहाड़ पर हो और दूसरा समुद्र में। ये कोई सजावटी कविता नहीं है, ये उस समय के साउथ इंडिया की असली ज्योग्राफी से मेल खाती है, जब सी लेवल आज से काफी नीचे था। आज जो हिस्से समुद्र के नीचे हैं, तब वे सूखी जमीन थे। कोस्ट लाइन और ज्यादा साउथ तक फैली हुई थी और जमीन से समुद्र का बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता था। इस पॉइंट पर मॉडर्न असम्पशंस टूटने लगते हैं। रामायण ये नहीं कहती कि इंडिया वहीं खत्म हो जाता है जहां आज की शोर लाइन है, बल्कि वो दिखाती है कि साउथ की तरफ पहले जमीन आज से कहीं ज्यादा फैली हुई थी, जो आइस एज की जियोग्राफी से मेल खाती है। ऐसे में किसी ब्रिज की कहानी की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 14,000 साल पहले श्रीलंका और इंडिया के बीच जमीन अपने आप जुड़ी हुई थी। सी लेवल नीचे था, इसलिए समुद्र के नीचे की जमीन बाहर थी और दोनों जगहें नेचुरली कनेक्टेड थीं। इसके बाद सुग्रीव लंका के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं। वे समझाते हैं कि लंका दक्षिण में समुद्र के पार जमीन से थोड़ी दूर स्थित है। वे वहां की भूमि और उसकी पहचान भी बताते हैं।
ताकि वानर सेना उसे आसानी से पहचान सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जब सुग्रीव जी पहली बार श्री राम से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें रावण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ वही सुग्रीव लंका का सही स्थान जानते हैं। इससे लगता है कि ये कंफ्यूजन नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। भरोसा और साथ बनने के बाद ही वह अपनी जानकारी साझा करता है। लेकिन साउथ का ये वर्णन लंका पर खत्म नहीं होता। सुग्रीव इसके बाद और साउथ की ओर बढ़ते हैं। वे आइलैंड्स और समुद्र का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रास्ता अब मुश्किल होता जा रहा है। जमीन कठिन है, समुद्र खतरनाक है। फिर बाकी दिशाओं से अलग सुग्रीव एक साफ चेतावनी देते हैं। वे वानरों से कहते हैं कि एक सीमा के आगे न बढ़ें। वे सबसे साउथ की जमीन को पितरों का क्षेत्र बताते हैं जो यामा से जुड़ा है। उस जगह को अंधेरा, खतरनाक और रहने लायक नहीं बताया गया है। वहां पहुंचना तो संभव है, लेकिन वहां से लौट पाना आसान नहीं है। इसे किसी आफ्टर लाइफ या आध्यात्मिक दुनिया की तरह नहीं बताया गया। इसे एक असली जगह की तरह बताया गया है जहां सच में खतरा है। एक ऐसी जमीन जो मौजूद तो है लेकिन जहां जाना नहीं चाहिए। ये पूरा वर्णन अंटार्कटिका से मेल खाता है। लगभग 14,000 साल पहले तक अंटार्कटिका पहले ही एक बहुत कठोर और मुश्किल जमीन बन चुका था। चारों तरफ बर्फ, तेज ठंड और पूरा अलगाव। वहां रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मॉडर्न साइंस बताती है कि बहुत पुराने समय में अंटार्कटिका के कुछ हिस्से बर्फ से ढके नहीं थे। वहां नदियां भी बहती थीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अंटार्कटिका का जिक्र और उसके निशान ऐसे पुराने मैप्स में भी मिलते हैं जो उसकी ऑफिशियल डिस्कवरी से बहुत पहले बनाए गए थे। 1513 में पीरी रेइस, जो एक ऑटोमन एडमिरल था, उसने कई पुराने सोर्सेस को जोड़कर एक वर्ल्ड मैप बनाया। अपनी नोट्स में वह खुद लिखता है कि उसका मैप कई पुराने चार्ट्स से लिया गया था, जिनमें इंडिया, अरेबिया और कुछ बहुत प्राचीन सोर्सेस शामिल थे जो आज मौजूद भी नहीं हैं। उस मैप में दक्षिण की तरफ एक बड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया है जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ लगता है। उसकी कोस्ट लाइन्स और नदियां साफ पहचानी जा सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे फीचर्स तभी दिख सकते थे जब अंटार्कटिका बर्फ से ढका न हो। कुछ दशकों बाद 1531 में फ्रेंच मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर ओरोन्टियस फिनेउस ने एक और वर्ल्ड मैप बनाया। इस मैप में भी साउथ की तरफ एक बड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया है जिसकी कोस्ट लाइन्स और अंदर बहने वाली नदियां साफ दिखाई देती हैं। उस समय अंटार्कटिका की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। वहां तक पहुंचने या उसे सर्वे करने के लिए कोई एक्सपीडिशन मौजूद नहीं थी। मैपिंग करना तो दूर की बात थी। फिर भी उस मैप की ज्योग्राफी काफी हद तक वैसी ही लगती है जैसी मॉडर्न रडार इमेजिंग ने बाद में बर्फ के नीचे पाई। ये मैप्स यूं ही नहीं बने। इन्हें बनाने वालों के पास बहुत पुराने सोर्स मौजूद थे, ऐसी जानकारी जो नकल करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। धीरे धीरे उसका असली संदर्भ भले ही खो गया, लेकिन नॉलेज बची रही। यहीं पर सुग्रीव की वार्निंग सबसे अहम हो जाती है। वे साउथ की जमीन को जीतने या बसने की जगह की तरह नहीं बताते। वे उसे एक सीमा की तरह दिखाते हैं, एक ऐसी जमीन जिसके बारे में लोगों को पता है लेकिन जानबूझकर वहां नहीं जाते। यही फर्क इन पुराने मैप्स में भी दिखाई देता है। अंटार्कटिका दिखाया गया है लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है। जगह को पहचाना गया है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं किया गया। सुग्रीव वानरों को वहां जाने के लिए नहीं कहते। वे बस बताते हैं कि वह जगह मौजूद है और यहीं रुकने को कहते हैं। रामायण खुद बताती है कि ऐसी जानकारी सुग्रीव को कैसे मिली। श्री राम उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये सारे रास्ते कैसे पता हैं। तब सुग्रीव कहते हैं कि एग्जाइल के दौरान जब उन्हें वाली ने सत्ता से हटा दिया था तब उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। वे कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों को देखा, यहाँ तक कि उसे कई बार घूम भी चुके हैं। इसे चाहे जैसे भी समझें, टेक्स्ट साफ दिखाता है कि उनकी जानकारी उनके अपने सफर और अपनी आंखों से देखने से आई है, न कि कल्पना से और न ही किसी डिवाइन मैसेज से। साउथवर्ड एक्सपीडिशन का असली मतलब इससे भी गहरा है। ये दिखाता है कि उस समय लोगों के लिए अर्थ की एक तय सीमा थी और दुनिया उन्हें पहले से पता थी। साउथ कोई इन्फिनिट दिशा नहीं है, उसका एक अंत है और उस अंत के बाद एक ऐसी जमीन है जो मौजूद तो है लेकिन खतरनाक है, मुश्किल है और जानबूझकर उससे दूर रहा जाता है। अगर आपको ये जर्नी हमारे जितनी ही फैसिनेटिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवेकेंड एपॉक्स को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जी हैरान कुन जानकारी है। 14,000 साल पहले ऐसा कुछ यकीन करें सुग्रीव जी जानते थे, वो बड़ी हैरान कुन बात है। और अगर देखा जाए तो वो जो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि सुग्रीव जी है जो हैं उनको किस तरीके से ये पता होगा, तो मैंने ये बात की थी कि जब बाली उनके पीछे था
और वो निकले थे तो उन्होंने पूरी धरती का चक्कर लगाया था, वो भागे थे, उन्होंने सारी जगहों को कहीं ना कहीं मतलब जाकर अपने आप को शरण लेने की कोशिश की, तो इसलिए वो धरती पूरी पे घूमे थे, तो बाली उनके पीछे था। तो वो फिर ये एक पर्वत जो है जिसके बारे में श्रापिंग था, उस वजह से वहां रुके, बाकी बाली हर जगह पे उनके पीछे था। तो ये है कि वानर जाति जो है उसके बारे में सिनेरियो मेरा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है कि वानर सेना जो है वो उस दौर में कितनी ताकतवर थी, कितनी शक्तिशाली थी। आज अगर कोई बंदा हो तो किसी से भागना छोड़े, वैसे भी सारी धरती का चक्कर लगाए तो उसका वैसे ही काम हो जाएगा। पर देख लें कि सुखबीर जी जो है किस तरीके से पूरी धरती को घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और भागते हैं। ये नहीं है कि वो घूम रहे हैं एंजॉय करें, वो भाग रहे थे बाली के डर से, और बाली के डर से भागते भागते वो जिस जिस जगह पे कई बार गए हैं उस जगह को इस तरीके से याद रखा है कि जब राम जी के कह ली के सहायता करने का वक्त आया तो इन सारी जगहों के बारे में अपनी वानर जाति को वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो पहले उन्होंने एक और दीक्षा की तरफ जो है सारा कुछ बताया, तो अब जो है उन्होंने श्रीलंका की ओर की तरफ, जो क्योंकि कंगन भी मिले थे जो माता सीता जी के, उन्होंने जो गिराए थे, चीजें जो गिराई थी, तो जो अगर देखा जाए तो जो जटायु पक्षी था उसने भी इसी साइड का जब इशारा किया था। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो सुखबीर जी जो है बड़ी लग सी जानकारी जो है वो देते हैं। और 14,000 साल पहले के बारे में तो ये भाई साहब ने एक अलग सी जानकारी भी दी है कि श्रीलंका और इंडिया के दरमियान में जो जगह थी ये खाली थी। तो यहाँ ये जो इन्होंने बात की है उसके ऊपर मैं एक प्रश्न करता हूँ, अगर ये जगह खाली थी तो फिर वो जो कह लो कि रास्ता बनाया गया था, फिर वो क्यों बनाया गया था जो पत्थरों के साथ? तो ये बात समझ नहीं आई, किसी को आइडिया हो तो जरूर बताइएगा। बाकी मैं ये समझता हूँ कि सुखबीर जी जो है 14,000 साल पहले ऐसी जानकारी बताते हैं कि अगर देखा जाए आज हम जो है साइंस की बदौलत जो है बहुत कुछ जानते हैं। तो इस एरिया के बारे में भी उन्होंने जो तारों का हवाल दिया था वो भी अगर देखा जाए तो उस दौर के हिसाब से भाई साहब ने समझाने की कोशिश की है। और साथ में अंटार्कटिका के बारे में जो जानकारी सुखबीर जी जो है देते हैं, तो अगर देखा जाए ओटोमन अपायर के एक बंदे के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने भी जो कुछ दिखाया है उस दौर के हिसाब से समुद्र जो है नीचे था, तो वो जो जगह थी अंधेरा दिखाया, बता रहे थे कि उस समय उस जगह अंधेरा होगा, उधर जाना नहीं है। और वो जगह इस तरीके की है। तो पुरानी जो टेक्स्ट बुक हैं उनको अगर खंगाल के भाई साहब ने जो बताया है तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो वानर जाति जो है ये वाकई लीगल तरीके में कोई जाति गुजरी है। क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं उनसे बात हुई तो वो कहते हैं बांदर नहीं है, वानर जाति और एक जाति थी जिनका कह लो कि वेशभूषा इस तरीके का था। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बुद्धिमान वो जाति थी जिन्होंने देखें कि इतना कुछ याद रखा हुआ था, तो उसको पढ़ के आज जो है बंदे जो है कहीं ना कहीं 14,000 साल पहले की जानकारी को भी स्टडी कर सकते हैं। तो काफी मेरे लिए काफी हैरान कुन वीडियो थी ये जो ये देखने के लिए। बिल्कुल जी, साउथ के बारे में बताया गया है कि वहां पे एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां पे लोग जो हैं वो बहुत कम जाते हैं। उस तरह से आबादी नहीं है जिस तरह से कह लें कि आम दुनिया में आबादी है, लेकिन रामायण के साथ उसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है जो कि इस वीडियो के माध्यम से समझने के लिए मिला। और अंटार्कटिका जो है उसके बारे में समझने के लिए मिला कि सुखबीर जो है वो किस किस स्थान से गुजरे हैं और कहाँ किस किस दिशा से होते हुए सेंट्रल भारत से उन्होंने शुरू किया था अपना सफर, जब सीता माता जी की खोज के लिए उन्होंने निकलना था। और यहीं से उन्होंने अपने 3 मंत्री जो हैं उनके बड़े महान और बड़े बुद्धिमान मंत्री, जिसमें हनुमान जी हैं और उसके बाद अंकित जी हैं और उसके बाद एक जामवंत जी हैं, तो इन सब को भेजा खोज के लिए कि जाइए ढूंढिए। लेकिन हनुमान जी जो हैं वो कामयाब हुए। उसके लिए चुनौतियां बड़ी बड़ी आई। जब समंदर से पार जाना था तो हनुमान जी जो थे जामवंत जी से कह रहे थे कि आप कैसे जाया जाए, तो क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो थे वो जामवंत जी माने जाते हैं कि बुद्धि के लिहाज से वो बहुत बड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कैसे जा सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई रास्ता बताइए। उन्होंने फिर हनुमान जी को याद दहानी करवाई क्योंकि वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। फिर उनको अपनी शक्तियां जब याद आई तो फिर उनको पता चला कि वो तो हनुमान है, वो तो श्री राम जी के खास भक्त हैं, उनके पास तो बड़ी शक्तियां हैं। तो फिर वो लंका में गए। तो ये सारे जो रास्ते हैं ना आज भी बड़ी बड़ी किताबों में जो है वो मौजूद हैं और लोग इनके ऊपर सर्च भी करते हैं और प्राउडली भी फील करते हैं कि रामायण जो है उसके हवाले जो दूसरे लोग हैं उनकी किताबों में भी मिलते हैं। बिल्कुल जी, अगर टेक्स्ट बुक्स को देखा जाए
तो रामायण में जो कुछ लिखा है हमें तो कम ही जो है रामायण में नजर आता है। भाई साहब जिस तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो रामायण में नहीं दिखाया गया। तो वो वानर जाति के बारे में जो कुछ मतलब उनके पास जानकारी थी वो भी रामायण में नहीं दिखाई गई। बाकी मेन बात यह है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ना ज्यादा जो है जबरदस्त है, ज्यादा जानकारी उसके माध्यम से मिल सकती है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।